हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो असम के एक छोटे, शांत लेकिन बेहद रहस्यमय जिले की है। एक ऐसी जगह जो आज भी अपने भीतर कई अनकही सच्चाइयाँ छुपाए बैठी है। ऐसी सच्चाइयाँ जिसकी परछाया आज भी उस जमीन पर रेंगती है और उनकी गूंज हवा में आज भी घुलती रहती है। दोस्तों, ये कहानी इतनी गहरी और रहस्यमय है कि इसे हम 3 हिस्सों में सुनाएंगे और आज आप सुनने जा रहे हैं इसका पहला अध्याय। चलिए अब हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं। एक आदमी अकेले डरावनी मुस्कान के साथ अपने धुन में मगन नदी किनारे बैठा था। रात होने चली थी। आसमान में बादलों की परतें ठहरी हुई थी और धीरे धीरे अपनी हथेली भी साफ दिखाई नहीं दे रही थी। ठीक नीचे धरती पर फैली थी अजीब सी नमी, ठंडी, चिपचिपी और किसी गहरी बेचैनी से भरी हुई। ये सिर्फ बारिश की नमी नहीं बल्कि किसी अनदेखे खतरे की आहट थी जो मिट्टी के कण कण में समा गई थी। और दूर से आती नदी की सरसराहट पहले से कहीं ज्यादा तेज और डरावनी लग रही थी, जैसे नदी खुद किसी का नाम पुकार रही हो, जो कान के पास गुजरती और रोंगटे खड़े कर जाया करती थी। और साथ ही झिंगुरों की मिलीजुली आवाजें सब मिलकर एक ऐसा संगीत बना रही थी जो सुनने में तो शांत था लेकिन भीतर तक उतर जाया करता था और आत्मा को कपा दिया करती थी। ये खामोशी डरावनी थी क्योंकि इसमें जीवन की हलचल कम और मृत्यु का संगीत ज्यादा था। और जो इंसान बैठा हुआ था उसका नाम रंजन था। सामने थी वही नदी जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहता। कभी ये नदी उनके लिए खेल का मैदान थी, जीवन का प्रतीक थी। अब वही नदी ऐसे अंधेरे का प्रतीक लगती थी जैसे अगाध गहराई हो, जहां से सिर्फ अज्ञात ही लौट सकता है। और उसी के बगल में पड़ा हुआ था पुराना लाल गमछा और हाथों पर थी एक छोटी लालटेन। और उसकी लौ कभी हिलती तो कभी सीधी हो जाती, जैसे हवा भी रंजन के मन की तरह डोल रही हो, उसके भीतर के तूफान को बाहर ला रही हो। और कभी कभी उसे लगता नदी की गहराई से कोई उसे देख रहा है, कोई उसका इंतजार कर रहा है। कहानी की शुरुआत, पहला अध्याय। लगभग 50 साल पीछे। तो चलिए धीरे धीरे हम उस समय में लौट चलते हैं जब दुनिया उतनी तेज नहीं थी। रात, जब रातें वाकई अंधेरे में हुआ करती थी, जब टिमटिमाते तारे और चांद की फीकी रोशनी भी किसी चमत्कार से कम नहीं थी, और जब लोगों का भरोसा अब भी दीपक की लौ और ईश्वर के नाम पर टिका था। पर वो भरोसा कितना सच्चा था वो पता तभी चलता था जब प्रकृति अपना असल चेहरा दिखाया करती थी। असम के ग्रामीण जिले में हरे भरे खेतों के बीच जो हरियाली का एक चादर ओढ़े रहते थे, बसा था एक सुंदर सा घर। चारों ओर बांस का झुरमुट जो हवा में अजीब सी फुसफुसाहट करते थे। आंगन में आम, अमरूद के पेड़ और कोने में मिट्टी की दीवारों से सजा रसोई घर। और साथ ही हवा में हमेशा हल्की धान की खुशबू घुली रहती थी, जैसे जमीन खुद सांस ले रही हो। और वही गांव में रहता था एक परिवार। चलिए परिवार के बारे में थोड़ा जान ले। रंजन, उनकी पत्नी रीमा, उनका छोटा बेटा विश्वा, रंजन का एक छोटा भाई जिनका नाम नियोर था, और उनके माता पिता एक साथ रहते थे। 6 लोगों का था संयुक्त परिवार। कभी आपस में इतना घुला हुआ था कि लगता था मानो एक ही धड़कन से सबकी जिंदगी चलती हो। सुकुशल परिवार का एक नियम था, सुबह सब लोग एक साथ नाश्ता करते और एक साथ मिलकर ही खाना खाया करते, फिर अपने खेतों की ओर निकल जाया करते। दोपहर में बगान के नीचे पीपल के छांव में बैठकर खाना खाते और बड़ा भाई रंजन एक गाना हमेशा गुनगुनाया करता रहता, जो था बरखा
और शाम को लौटकर घर में हंसी मजाक करते वक्त दिन का थकान सब भूल जाया करते। उनके पास काफी बेशुमार तो कुछ नहीं था, पर जो था वो उनके लिए सब कुछ था। घर के पीछे थी बकरियों का छोटा सा बाड़ा। गाय उनके पास रहती थी। कबूतरों की पंखों की फरफराहट, मुर्गियों की सुबह की बांग और खेतों के लहराते सुनहरे धान, जो साल भर अनाज के लिए काफी था। और इन सब के बीच उनका सुखमय संसार बसता था। उनके घर के बगल में हरियाली से भरा था एक छोटा बागान, जहां रंजन और न्योर अपने हाथों से फलदार पेड़ लगाए थे। आम, कटहल, नींबू, अमरूद और ना जाने कितने फल के पेड़ थे। बरसात के मौसम में जब हवा इन पेड़ों को झुलाती थी तो पत्तों के बीच के माध्यम से गुजरती थी ठंडी हवाएं, एक मधुर गीत की तरह तैरती थी। गांव में हर कोई कहता था, रंजन का परिवार तो खुशियों से भरा है, ईश्वर की कृपा है उन पर। और ये बात सच भी तो थी। उनके घर की दीवारों पर हमेशा हंसी की गूंज रहती थी, बच्चों की खिलखिलाहट और रीमा की मीठी आवाज। घर का हर कोना जीवंत लगता था। पर किसे पता था कि इन्हीं दीवारों की दरारों में धीरे धीरे कोई अंधे की परछाई पनप रही थी। एक ऐसी परछाई जो शुरुआत में बस हवा का झोंका लगी, पर आगे चलकर उसने उस पूरे परिवार की किस्मत को हमेशा के लिए बदल दिया था। रंजन और न्योर दोनों भाइयों का रिश्ता ऐसा था जैसे एक आत्मा दो शरीर में बटी हो। रक्त का तो नाता था ही, पर जो चीज उन्हें एक दूसरे से जोड़ती थी वो था दिल का अटूट बंधन। कहते हैं ना, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों की जरूरत नहीं होती, बस आंखों का एक इशारा और चेहरे पर उभरती हल्की सी चिंता और सामने वाला सब समझ जाता है। रंजन और न्योर के बीच भी कुछ ऐसा ही था। दूसरी तरफ रंजन की पत्नी रीमा घर की जान थी। उनका बोलने का ढंग इतना कोमल था कि उनकी आवाज सुनकर लगता था जैसे कोई शीतल हवा छूकर निकल गई हो। गांव की औरतें पूजा, नामघर और कंठ स्लोगन करने हेतु उन्हें ले जाया करती थी, उनकी मधुर वाणी के लिए। रीमा का दिल दयालु था। वो गांव की हर औरत की सुख दुख में शामिल रहती। कभी किसी की बेटी की ब्याह की बात करती तो कभी किसी बीमार बच्चे के लिए दवा लाती। गांव के लोग कहते थे, रंजन की रीमा तो देवी है। उनके घर में कदम रखते ही मानो मन में सुकून मिल जाया करता था। घर का दूसरा छोटा बेटा न्योर अब जवानी के दहलीज पर था। लंबा, चौड़ा, हट्टा कट्टा नौजवान, और उसके माथे पर चमक और हाथों में थी ताकत। गांव की हर लड़की की निगाह वो खींच लिया करता था। पर न्योर का दिल तो पहले किसी ने चुरा लिया था, और वो लड़की थी रुंजुन, पास के गांव में रहने वाली, गोरे रंग की, बड़ी बड़ी आंखों वाली। वो हंसते ही जैसे हवा में चंपा के फूलों की खुशबू घुल जाया करती थी। रुंजुन अपने माँ के साथ नदी में पानी भरने जाती तो रास्ते में अक्सर न्योर उसे देख लेता। शुरुआत में बस नजरें मिली, फिर कभी कभी एक झिझक भरी मुस्कान का आदान प्रदान हुआ, और धीरे धीरे वो मुस्कान मानो मौन प्रेम में बदल गया। पर वो जमाना अलग था। उस वक्त प्रेम विवाह कोई आम बात नहीं थी। समाज इसे एक विद्रोह की तरह देखता था। लोग कहते, बिना माँ बाप की मर्जी से अगर रिश्ता जोड़ा जाए तो रिश्ता टिकता नहीं। न्योर जानता था कि ये आसान नहीं होगा, फिर भी उसने अपने दिल की बात छुपाई नहीं। न्योर रंजन और माता पिता के पास गया और एक शांत स्वर में कहा, माँ, बाबा, मैं रुंजुन से प्रेम करता हूँ और रुंजुन से ही मैं विवाह करना चाहता हूँ। साथ ही आप सभी का आशीर्वाद हमें चाहिए ताकि हम इस प्रेम विवाह को आगे कर सकें। अगर आप अनुमति दें तो मैं विवाह के लिए प्रस्तुत हूँ। घर में कुछ पल का सन्नाटा छा गया। रंजन ने न्योर की आंखों में देखा, जहाँ ना कोई जिद थी ना कोई डर, बस सच्चा प्रेम झलक रहा था।
उसी सन्नाटे के बीच और मीठी वाक्य उभरने लगी। रीमा ने धीरे से कहा, अगर लड़की सच्ची है और दिल साफ है तो ईश्वर भी इस रिश्ते को आशीर्वाद देगा। नियोर, तुम अपने आप पर भरोसा रखो। माँ बाबा, रंजन की तरफ से मैं जिम्मेदारी लेती हूँ, कभी इन लोगों को तकलीफ नहीं होगी। आखिरकार परिवार मान गया। रंजन के माता पिता से बात हुई और गांव के पंडित को बुलाकर पंचांग दिखाया गया। शुभ मुहूर्त मिला 4 महीने बाद। वो था जुलाई का महीना। सावन की पहली बारिश के बाद जब धरती नई मिट्टी की खुशबू में भिगोती है, गांव में उस खबर से खुशी की लहर दौड़ गई। नियोर का चेहरा हर रोज कुछ और चमकने लगा। रंजन की आंखों में झिलमिल उम्मीदें थी। रीमा की घर में तैयारियां धीरे धीरे होने लगी। नए पर्दे सिले जा रहे थे। आंगन में आमंत्रण के लिए नए कढ़े जलाए जा रहे थे। बस चारों ओर एक ही चर्चा थी, नियोर की शादी होने वाली है। सब कोई खिलखिला रहे थे। हालांकि शादी में थोड़ा वक्त था, लेकिन सब कोई हर काम में जुटे थे। पर किसे पता था कि यही खुशी धीरे धीरे एक अनहोनी की दहलीज की तरफ बढ़ रही थी। ऐसे ही हल्के फुल्के माहौल में रंजन ने मुस्कुराते हुए कहा, आज मन बड़ा मचल रहा है, कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है भाई, क्या कहते हो? थोड़ी मछली मिल जाए तो पकड़ने चलोगे मेरे साथ? नियोर ने तुरंत सिर झुकाकर कहा, भैया आप बस कह दीजिए, अभी मैं लेकर आता हूँ। आज तो मैं खुद पकड़ूंगा, ताजी ताजी, बस आप आराम कीजिए भैया। रंजन हल्का मुस्कुराया। उनकी आंखों में स्नेह झलक रहा था। तू भी ना जा, पर जल्द लौट आना, काफी काम बाकी है। और सुन, तेरा कमरा मैं तैयार कर रहा हूँ, तो मुझे ये करने से तू रोक नहीं सकता। नियोर ने कहा, भैया आपको रोकने की हिम्मत मुझ में कहाँ। और ये कहते हुए नियोर ने अपनी गमछी कंधे पर कसकर बांधा और तालाब की तरफ चल पड़ा। उसकी चाल में वही ऊर्जा थी जो जवान के दिल में और अपनी जिम्मेदारी निभाने की तरफ होती है। रास्ते में पत्तों की सरसराहट और मिट्टी की सीधी महक साथ चल रही थी। लेकिन शायद आज किस्मत ने कुछ अलग ही लिख रखा था। जब नियोर तालाब पहुंचा तो पानी स्थिर था, जैसे किसी ने उसकी सांसें रोक दी हो। चारों तरफ सन्नाटा, बस दूर कहीं एक सारस खरा अपनी परछाई देख रहा था। नियोर ने जाल फेंका, लेकिन कुछ नहीं मिला। वो थककर किनारे बैठ गया और काफी देर हो गई थी। तभी पास ही बैठे एक बुजुर्ग आदमी ने बिना ऊपर देखे कहा, बेटा आज यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। सुबह ही पास के गांव में भोज था, सब जाल डाल गए थे, पानी तक खाली कर दिया। नियोर का चेहरा उतर गया। उसे अपने भैया की उम्मीदें याद आई। वो कैसे मुस्कुरा रहे थे, सोच रहे थे शाम को भुनी मछली मिलेगी। नियोर की उदासी महसूस करते हुए वो बूढ़ा धीरे से अपनी पुरानी झोली से कुछ निकालता है। उनकी झुर्रीदार हाथों में लाल पेट वाली रोहू मछली चमक रही थी। पानी की रोशनी में उस मछली का शरीर किसी रक्तिम धातु जैसा चमक रहा था। बूढ़ा मुस्कुराया, ले बेटा ये ले जा, आज सुबह ही जंगल के पार नदी से पकड़ी थी, अकेले आदमी के लिए ये काफी ज्यादा है। नियोर की आंखें चमक उठी। इतनी बड़ी मछली और ये लाल पेट वाली, बाबा ये तो काफी मुश्किल से मिलती है ना? बूढ़ा हंसा। हंसते हुए, किस्मत अच्छी है तुम्हारी, मैंने सोचा था आज इसे पकाकर खा लूंगा, पर क्या करो, पेट मेरा छोटा है, लो तुम इसे ले जाओ। ये कहते हुए एक अजीब घूरती निगाह नियोर के चेहरे पर टिकी। नियोर ने जेब से एक सिक्का निकाले। बाबा माफ करें, इतना बड़ा तोहफा मैं मुफ्त में नहीं ले सकता, कृपया कुछ पैसे रख लीजिए। बूढ़े ने हाथ थाम लिया। उसकी पकड़ ठंडी थी, जैसे बरसों से धूप ना देखी हो। फिर उन्होंने कहा,
नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस एक वादा कर, जब तेरी शादी होगी तब मुझे जरूर बुलाना। उस दिन मैं खुद आऊँगा और तब मैं कुछ मांगूंगा। इस शब्द में गहराई थी, कुछ अजीब गहराई। नियोर के होठों पर एक भोली मुस्कान आई। जरूर बाबा, आप जरूर आइएगा। लेकिन यह आमंत्रण शायद ना देता तो अच्छा था। बुरा धीरे धीरे सिर हिलाकर मुस्कुराया। वो मुस्कान शांत थी पर अजीब तरह की थी, जैसे किसी पुराने राज ने पल भर की आंखें खोल दी हो। उनकी आंखों में एक झिलमिलाहट उठी। खुशी की एक ठंडी लहर उनके चेहरे से होकर गुजर गई, पर उस लहर में गर्माहट नहीं थी, बस एक अजीब सिहरन। वो झुके, अपने मध्यम रहस्यमय आवाज में बोले, जब भी बड़ी मछली चाहिए होगी ना, तो जंगल वाले नदी किनारे वाले पेड़ के पास बैठ जाना। वो नदी की पानी हथेली में लेकर मुंह पर फेरना, बस इतना काफी है। और सुन, तूने मुझे बुलाया है, ये याद रखना। बुरा हंसा। हंसते हुए केवल दूर कहीं नदी की गहराई से गुदगुदाहट की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज नीचे हिल रही हो। फिर हवा चली, तेज, ठंडी, कांपती हुई। पेड़ों के पत्ते बेकाबू होकर थरथराने लगे और उस सन्नाटे में फुसफुसाहट जंगल ने कही, धीमी पर साफ, भाग जा, उसे मत बुला। बुरा तब तक जा चुका था, पर उसकी मुस्कान की छाया अभी बाकी थी। नदी किनारे बड़े पेड़ के नीचे, जहां से पानी कभी कभी खुद किसी को बुला लेती है। नियोर मछली लेकर घर की ओर चल पड़ा। उसे क्या पता था, वो लाल पेट वाली मछली जो उसके हथेली में अब भी फरफरा रही थी, शायद किसी और नदी से नहीं बल्कि किसी अनदेखे संसार से आई थी। नियोर जब मछली लेकर घर लौटा तो उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे उसने कोई खजाना पा लिया हो। आंगन में दाखिल होते ही सबकी नजर उस लाल पेट वाली रो मछली पर टिक गई। धूप की आखिरी किरणें जब उस पर पड़ी तो मछली का शरीर हल्का सुनहरा और लाल झिलमिलाने लगा। ऐसा लगा जैसे उसमें अभी भी जान बाकी हो। रंजन ने जैसे ही मछली को देखा, उसकी आंखें फैल गई। अरे, ये तो वही रो मछली है। बचपन में बाबा एक बार ऐसी मछली पकड़े थे, फिर ये कभी दिखी ही नहीं। नियोर, तूने तो कमाल कर दिया। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। रीमा हंसते हुए बोली, अरे आज तो किस्मत खुल गई। देखना, ये मछली हम सबके लिए शुभ होगी। रंजन सच में भाग्यशाली है। नियोर जैसा बर उसे मिलने वाला है। लेकिन रंजन के जहन में एक सवाल गूंज उठा, लेकिन नियोर को ये मछली मिली कहाँ? नियोर हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें जैसे किसी और ही सोच में थी। थोड़ी देर के बाद धीरे से बोला, भैया एक बात कहूँ, परसों घर में छोटा भोज है ना, और घर में मछली हमें चाहिए होगी। क्यों ना हम जंगल की वो बड़ी वाली नदी से मछली पकड़ लाएं? वहाँ मछलियाँ बड़ी और ताज़ी होती है। मैंने ये बात सुनी है। बस इतना सुनना था कि रंजन का चेहरा सख्त हो गया। उनकी आंखों में पुरानी याद या शायद डर की लकीर उभर आई। उन्होंने जोर से कहा, नियोर, कभी भी उस जंगल की तरफ मत जाना। पुराने लोग कहते हैं उस नदी के पार और भी कोई रहता है। नियोर मुस्कुराया। क्या भैया, आप ये बातों पे मानते हो? लेकिन उसके भीतर एक जिज्ञासा जग चुकी थी। रंजन की बातों में डर कम, रहस्य ज्यादा था। नियोर बोला, भैया अब वो पुराने जमाने की बात है, भूत प्रेत की बातें हम मानता कोई नहीं है। रंजन ने कोई जवाब नहीं दिया।
गहरी नज़र से अपने भाई को देखा। ऐसा लग रहा था जैसे कहना चाहते हो, नियोर, कुछ बातें झूठ नहीं होती, बस भुला दी जाती है। लेकिन नियोर की वो मायूसी वाली निगाहें देखकर रंजन टूटा हुआ दिखाई दे रहा था। ये बात होने के बाद उस रात घर में पकवानों की सुगंध फैल गई। रीमा ने अपने हाथों से मछली की तीखी और खार की एक पारंपरिक व्यंजन बनाई थी। धीमी आंच पर पकती हुई उस ग्रेवी की महक उठ रही थी। रसोई के कोने में दिया टिमटिमा रहा था। बाहर की हल्की बारिश की बूंदें छप्पर पर गिर रही थी। सभी लोग चौपाले पर बैठे थे। हंसी ठहाके और बातचीत सब लोगों के बीच हो रही थी। सब कुछ उतना ही सजीव था जितना किसी खुशहाल घर में होना चाहिए। जब रीमा ने खाना परोसते हुए कहा, कल हम भी चलेंगे नदी किनारे, वहाँ का पानी हमें देखना है, तो एक पल के लिए कमरे का माहौल थम सा गया था। सासू माँ, जो अब तक चुपचाप खा रही थी, धीमे स्वर में बोली, बेटा उस और मत जाना, वहाँ की नदी सब जगह की नदी जैसी नहीं है। तेरे ससुर कहते थे उस नदी में धारा नहीं बहती, वहाँ आत्माएं बहती है। रीमा ये बात सुनकर मुस्कुरा दी। सोची ये बुजुर्गों की बात है, पर उनकी हंसी के बीच बाहर हवा का झोंका आया और दिया टिमटिमा कर बुझ गया। कुछ देर के मौन के बाद दादाजी ने हल्का गला साफ किया और बोले, इतना मन है तो जाओ, पर ध्यान रखना शाम ढलने से पहले लौट आना। जंगल में अब भी कुछ आवाजें हैं जो आदमी का नाम लेकर पुकारती है, उन्हें आवाज मत देना। दादाजी की सहमति मिलते ही सबके चेहरे पर खुशी दौड़ गई। कुछ पुरानी बात टटोलते हुए सब हंस पड़े। माहौल हल्का हो गया। अगले दिन दोपहर की धूप धीरे धीरे ढल रही थी और सब खाना खाकर जंगल वाले नदी किनारे पहुंचे। नियोर ने आंखें फैलाकर कहा, वाह क्या मंजर है। नियोर के सामने फैला था हरियाली का सागर। चारों तरफ ऊंचे बांस और गन्ने का जंगल हवा में झूम रहे थे। उसकी सरसराहट किसी पुराने गीत की तरह लग रही थी जो केवल जंगल ही गा सकता है। और सामने थी वही बहती बड़ी नदी, चौड़ी, शांत और पारदर्शी। धूप की किरणें पानी पर गिरते ही लगता जैसे किसी ने उस पे चांदी पिघला दी हो। पानी के भीतर दर्जनों मछलियां तैर रही थी, चमकती, घूमती, जैसे कांच के भीतर कोई दुनिया पल रही हो। सभी लोग कुछ क्षणों के लिए मंत्रमुग्ध होकर देखते रह गए। रीमा और सासू माँ नदी किनारे बैठ गए। उनकी आंखों में वो सुकून था जो शहरों में नहीं, बस गांव की नदी की हवा में मिलती है। रीमा ने कहा, माँ, यहाँ की हवा में कोई जादू है, मन हल्का हो गया है। सासू माँ मुस्कुराई, हाँ बेटा, ये वही जगह है जहाँ धरती खुद सांस लेती है। थोड़ी देर में ही दोनों पास के झुरमुटों में औषधियों के पत्ते और जड़ी बूटियां खोजने लगी। और उधर रंजन और नियोर नदी में जाल डाल रहे थे। जाल फेंका गया, लेकिन पानी चुप रहा। ना कोई मछलियों की हलचल, ना कोई फरफराहट। रंजन के माथे पर चिंता उभर आई। अजीब है, इस साफ पानी में एक भी मछली नहीं फंसी। वो बुदबुदाया। नियोर ने फिर जाल फेंका, दूसरी तीसरी बार, पर हर बार सिर्फ नदी की नमी और सन्नाटा उसके हाथ लगा। धीरे धीरे सूरज झुकने लगा। पैरों की परछाई अब लंबी होती जा रही थी, जैसे कोई अनदेखी चीज धीरे धीरे रेंगती हुई पास आ रही हो। उसी वक्त नियोर के जहन में कुछ चमका। वो बूढ़ा आदमी, उसके कानों में एक आवाज गूंजी, अगर मछली चाहिए तो जंगल के दक्षिण किनारे जाना, वो नदी गहरी है और वहाँ की मछलियाँ कभी खाली नहीं जाती। नियोर का मन जैसे किसी अदृश्य रस्सी से खींच गया। वो बिना कुछ कहे, बिना कुछ सोचे अपना जाल उठाकर दक्षिण की ओर बढ़ चला। रंजन कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बोला, अरे नियोर, उधर मत जा, वो हिस्सा।
तो लेकिन शब्द अधूरे रह गए और उनकी आवाज़ हवा में कहीं गायब होने लगी। नियोर झाड़ियों के बीच गायब हो चुका था। शाम ढलने लगी, पंछियों की आवाज़ें कम होने लगी, हवा गाढ़ी और ठंडी होने लग रही थी। रीमा और सासू माँ अपने पत्ते समेट रहे थे। तभी एक तेज चीख हवा में गूंज उठी। वो रीमा की थी। रंजन का दिल उछल पड़ा। वो भागता हुआ वहां पहुंचा जहां रीमा और उसकी माँ थी। रीमा कांप रही थी, उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। रंजन चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ? रीमा हकलाती आवाज में बोली, वो वहाँ था झाड़ियों के पीछे। मैंने किसी को नहीं देखा। वो कोई था, पर मेरे कंधे पर किसी की हल्की हथेली पड़ी, बिल्कुल बर्फ जैसी। उसकी आंखें डर से फटी हुई थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सिर्फ हिलते हुए पत्ते थे और जमीन पर गीले पैर के निशान। रंजन सन्न रह गया। उसने आसपास देखा। झाड़ियाँ स्थिर थी, बस हवा का एक झोंका गुजरा, पर उस झोंके में एक हल्की सी गंध थी, कुछ सड़ा हुआ, कुछ मिट्टी जैसा और शायद कुछ मछली जैसा। रीमा की चीख अभी भी हवा में गूंज रही थी। रंजन के दिल की धड़कन अब किसी ढोल की तरह गूंज रही थी। हर धड़कन में डर और हर सांस में अनजाना शक। उन्होंने अपनी भाई को आवाज़ दी, लेकिन वो आवाज़ पैरों से टकरा कर लौट आई, पर जवाब कहीं से नहीं आया। रीमा कांपती हुई अपने सासू माँ के पीछे छिप गई। सासू माँ अपनी आंखें मूंद कर कुछ बुदबुदा रही थी। मंत्रों और डर के बीच उनकी आवाज़ कहीं खो गई थी। रंजन के चेहरे पर अब गुस्सा और चिंता दोनों उभर आए थे और होठों पर गुस्से वाली झुलझुलाहट थरथरा रही थी। मैंने कहा था यहाँ मत आना। उनकी आवाज़ जंगल की नमी चीरती हुई कहीं दूर तक गूंज गई। माताला, 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 माताला। ये जगह अशुभ है। मैंने बचपन में सुना था, जो इस नदी के पार जाता है वो लौटकर पहले जैसा नहीं रहता। इतना कहने के बाद रंजन कुछ और बोलता, उससे पहले ही झाड़ियों के बीच कुछ सरसराया। रीमा ने डर से आंखें फैलाकर देखा। एक परछाई धीरे धीरे पानी की ओर भर रही थी। हवा में एक अजीब गंध फैलने लगी, मछली, सरन और कुछ ऐसा जो काफी भयानक था। और तभी नदी का पानी जैसे एक पल को ठहर गया और ये नज़ारा देखते हुए रीमा काफ़ी डर गई थी। रीमा चिल्लाना चाहती थी, पर आवाज़ उसके गले में ही जम गई। भगवान के नाम लेते हुए माँ जो मंत्रोच्चारण कर रही थी, उनके हाथों से माला गिर गया मोतियों की झनकार के साथ, और पूरा जंगल जैसे नींद से जाग उठा। और फिर तो दोस्तों, यही था इस कहानी का पहला हिस्सा। अगर आप जानना चाहते हैं कि न्योर के साथ क्या हुआ, नदी के पार कौन था और रंजन की आंखों में वो डर क्यों था, तो इंतज़ार कीजिए इसके अगले भाग का, जहां सच्चाई और भी गहरी होगी और डर पहले से भी ज़्यादा जिंदा। और याद रखिए, हर नदी सिर्फ पानी नहीं बहाती, पानी के साथ कुछ राज भी तैरती है। आई होप आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके पास अच्छी से अच्छी कहानियाँ ला सकूं। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।